हेलो एवरीवन। जीएसएससी सहायक आचार्य जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था 20 जुलाई 2024 वाला, वो हम आप सब के लिए लेकर के आ गए हैं। मज़ा तो आप लोग को आ ही गया होगा। एग्ज़ाम डेट वाला अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले नोटिस आया है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि वीडियो हमको लगता है कल रिलीज़ होगा। तो आपका 21 और 22 सितंबर डेट है। काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि लास्ट का कुछ दिन जो बचा हुआ है इसमें कैसे कैसे आपको क्या चीज़ मैनेज करना है, रिवीजन और अच्छा कैसे कर सकते हैं आप, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा चीज़ का आपका नंबर 1 तो रिवीजन होगा। दूसरा, ये सेम पैटर्न पे ये सेम क्वेश्चंस या इसका ऑप्शन रिपीट होने का बहुत हाई संभावना है अभी आपका जेएसएससी सीजीएल वाला एग्जाम है। इसलिए लेक्चर मिस आपको नहीं करना है। इसमें हम आपको जीएस वाला सारा सेक्शंस करवाएंगे, यानी कि झारखंड जीके, इंडिया जीके, उसके साथ में साइंस रहेगा और कंप्यूटर का सवाल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारा कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत हाई चांस है, इसीलिए लेक्चर मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग वाला इसी डेट का जो पेपर है वो सर अलग से करवा दिए मैथ्स वाले, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना होगा, जरूर से प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हुआ है। जब भी आपको प्रैक्टिस करना रहे या रिवीजन करना रहे, आप इसी प्लेलिस्ट में से वीडियो को उठा करके देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं। पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज मौजूद है, साइंस मास्टरमाइंड का कोर्स है, और जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। ये सारा कुछ अवेलेबल है कहाँ पर? एग्जाम क्लस्टर ऐप में, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर ऐप लेक्चर का पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप का ई बुक सेक्शन में, ठीक है। ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। अभी 5 सितंबर को रात 12 बजे तक एक सेल लगा हुआ है, जिसमें अगर कूपन कोड ऑफिसर का प्रयोग कीजिएगा कुछ भी खरीदते समय, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। हर समय ये डिस्काउंट 10% का रहता है, लेकिन अभी 15% का चल रहा है, ठीक है। 5 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए ही लागू है ये ऑफर, ठीक है ना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी डाउट आपको पूछना है कोर्स के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो ये स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर हम नहीं चलाते हैं, टेक्निकल टीम का एक बंदा है वो चलाता है, ठीक है। तो उसको काम भर ही जानकारी पता है, एग्ज़ाम वगैरह से उसको कुछ नहीं पता, बस कोर्स और ऐप का बात आपसे वो कर पाएगा, ठीक है। बाकी एक और चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश का जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है जो कि इसमें आया था, लैंग्वेज का पेपर आया था 2 ठो, ठीक है। दोनों अवेलेबल है कहाँ पर? इसी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे एग्जाम क्लस्टर ऐप में, तो उसमें एक सेक्शन खुलेगा टेस्ट पीडीएफ का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जाकर आप उसका वाला पीडीएफ भी देख सकते हैं जो आपका ग्रेजुएट लेवल में आया था, और क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो ये सब चीज़ हम आपको बता दिए। ई बुक सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इस वाले जो हम पेपर अभी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक बात हम आपको बता दिए। जोशिया तो आप लोग पूरा गए किए होंगे कि अब तो आ गया भाई एग्ज़ाम, अब तो एकदम मतलब आग लगा देना है, ठीक है। तो बढ़िया है, टिकट वगैरह आप लोग सब टाइम से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, वो सब पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है, झारखंड राज्य जो बना था 2000 में, तो उसमें पूछ रहा है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन, ठीक है। बहुत दुख का बात है, हम लोग बचपन में बहुत बार अखबार में यही पढ़ते थे कि आज नहीं तो कल राष्ट्रपति शासन लगते चला गया, यानी कि 356 का बात हो रहा है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है झारखंड में? तो 3 बार लगा है टोटल, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 बार कब कब लगा है इसका डेट भी हम टाइमलाइन यहाँ पर मेंशन किए हैं। भैया वीडियो का क्वालिटी कृपया कर 480p करके देखिएगा, ठीक है। एक दिन रील्स नहीं देखोगे तो कोई समस्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा करके देखिए। और ये जो थोड़ा सा प्रिंट क्वालिटी गड़बड़ है, ये जेएसएससी की तरफ से ही गड़बड़ आंसर की मिला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वीडियो का क्वालिटी बढ़ा करके अच्छा से देखिए, ठीक है। कम से कम 480p पर देखिए, और पेपर नहीं तो फिर आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन वाला ये सब एक्स्ट्रा पॉइंटर है, वहाँ पीडीएफ में नहीं मिलेगा बाबू, नहीं तो फिर वीडियो कौन कोई देखेगा ही नहीं मेरा, तो वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ। इसीलिए वीडियो में ही बहुत सारा एक्स्ट्रा बात मिलता है जो हम बताते चलते हैं, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बहुत ही मरियल टाइप का सवाल पूछ रहा है कि 15 नवंबर 2000 को हम लोग का झारखंड राज्य बना था, ये हम लोग जानते हैं। इसमें किस व्यक्ति का उस दिन जन्म दिवस होता है, बर्थ एनिवर्सरी होता है किस व्यक्ति का? तो ये बहुत ही एकदम कॉमन सवाल है, बिरसा मुंडा का उस दिन होता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का ही जन्म जयंती के दिन, इसी दिन अपना झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। उन लोग सोचे कि भाई इतना बड़ा दिन है तो इसमें हम काहे पीछे हटें, हम भी कुछ अपने तरफ से अनाउंसमेंट करेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और इस दिन फोकस किस पे किया जाता है? प्रीमिटिव वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, पीवीटीजी पे फोकस किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और बिरसा मुंडा हो गया। इम्तियाज़ अली जिनका नाम दिया हुआ है, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? जमशेदपुर में हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ है? ये बता के ना हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ना हम आपका बेइज्जती करेंगे, ये सब कुछ आपको पता ही है तो ये हम नहीं बताएंगे। अगर नहीं पता है भाई थाला का जन्म कहाँ हुआ है तब फिर क्या बोलें, 7 चुल्लू लीजिए और 7 चुल्लू में डूब के चले जाइए कहीं। अगला क्या है? बूढ़ू भगत के बारे में, इनके बारे में थोड़ा जानिए, इंपॉर्टेंट है बूढ़ू भगत। तो 17 फरवरी 1792, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1792 जन्म होता है इनका सिलगाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलगाई नाम से सवाल पूछ चुका है, इसलिए सिलगाई याद रखेंगे बूढ़ू भगत के लिए। सिलगाई चान्हो जो कि अब रांची में है, यहाँ पर जन्म होता है। इनको किसके लिए जाना जाता है? कोल रेबेलियन के लिए, कोल रेबेलियन के लिए, ठीक है, कोल संग्राम के लिए इनको जाना जाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? कौन से साल में चतरा एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था? ठीक है, नक्सलाइट लोग का फेवरेट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। तो ये अलग कब बना था? 1991 में। 91 में ही आपको क्या याद रखना है? एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, भारत देश में, वो इसी साल हुआ था, ठीक है। तो इससे आप कनेक्ट करके थोड़ा याद रखिएगा एक्स्ट्रा बात को। बाबूलाल मरांडी अभी जो बीजेपी में हैं, उन जो झारखंड है उसके कौन से चीफ मिनिस्टर थे? तो ये पहले थे हमारे, ठीक है, तो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर। अभी भी इनका एक्स टाइमलाइन, ये ट्विटर खोलिएगा तो इसमें ये चीज़ लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले थे और अगले भी अभी मतलब अगला जो चुनाव है इसमें बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनका जो पार्टी है इसमें तो खाली चीफ मिनिस्टर भरे हुए हैं अभी, ठीक है। तो मज़ा आएगा चुनाव में, ठीक है। वॉशिंग मशीन पार्टी, बहुत सारे पुराने लोग को, 4000 करोड़ वाले व्यक्तियों को भी जगह मिला है वॉशिंग मशीन पार्टी में, उसको भी सबको धो धा के एकदम सही कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, झारखंड स्टेट में जो इम्प्लीमेंट हुआ था और भी बहुत जगह पे हुआ था, तो ये किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो NRHM का बात हो रहा है यहाँ पे। NRHM जो है आपका 2005, कहाँ गया? 2005 में हुआ था NRHM। और 2013 भी आपको याद रखना है। 2013 में क्या हुआ था? तो एक था आपका NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एक था आपका NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। रूरल माने गांव, अर्बन माने शहर, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके मिला करके एक नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया था, NHM, ठीक है। ये कब हुआ था? साल 2013 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में भी हो सकता है कि आगे आपसे JSSC में पूछ दे, ठीक है, CGL में मतलब। अगला क्या? धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता, ये किन्हें कहा जाता है? बहुत मतलब क्या बोले, इजी क्वेश्चन हो गया। बिरसा मुंडा का ही अगला नाम है, प्यार से इनको धरती आबा बोला जाता है, फादर ऑफ द अर्थ, भगवान बिरसा मुंडा। और इनका जो बर्थ ईयर और डेथ ईयर ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बाकी आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट हम बता के एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको ये सब रटा हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा से काफ़ी सवाल पूछ रहा है इस शिफ्ट में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड राज्य में कहाँ मिलेगा? एयरपोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे पहले जो JSSC CGL हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है रांची एयरपोर्ट का ही नाम है, रांची एयरपोर्ट। रांची एयरपोर्ट के बारे में आपको एक और पेक्यूलियर चीज़ ये वाला याद रखिएगा, आमतौर पे इधर उधर जो स्टेट वाला एग्जाम होता है उसमें यही सब चीज़ पूछता है, ठीक है। तो एलिवेशन यानी ऊंचाई कितना है इसका? 646 मीटर है, या फिर 2120 फीट। फीट में इतना है, मीटर में इतना, याद रखिएगा। इस टाइप का ऊट पटांग चीज़ पूछने का भी आदत रहता है स्टेट वाला एग्जाम में, ठीक है। उसके साथ में आप एक चीज़ और याद रखिएगा, रांची एयरपोर्ट का जो कोड है वो क्या है? IXR, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो IXR ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्या है? 25 मई 2024 तक झारखंड राज्य के खेल कूद मंत्री कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? तो उस वक्त कौन थे? उस वक्त भी और अभी भी श्री हफीजुल हसन, यही है हमारे खेल मंत्री, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पूरा झारखंड का कैबिनेट बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। जितना हम भेरी भेरी में भेरी लगा दें उतना कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत हाई चांस है कि कैबिनेट से पूछेगा, इसलिए कैबिनेट याद रखिएगा, ठीक है। और इनके बारे में भी देख लीजिएगा, इनका जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको फिर से अपडेट कर लीजिएगा। इसका सबसे अपडेटेड आपको कहाँ पे मिलेगा? तो IPRD का जो वेबसाइट है उसी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस वाला जो वेबसाइट है, इसके बारे में भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे ही आपको अपडेटेड लिस्ट मिलेगा, वहाँ से चेक करके जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? चुटिया मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो चुटिया मंदिर जो है वो आपका रांची में स्थित है, ठीक है। रांची में स्थित है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बात लगाए थे लेकिन वो मिट गया साला, दिक्कत होता है ये सब चीज़। तो देखिए ये रांची में स्थित है, ये तो आपको पता है। इसमें ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे राम जी और कृष्ण, राम भगवान और कृष्ण भगवान का पूजा होता है, ठीक है। और 2 मंजिला है, ठीक है, 2 मंजिला मंदिर है ये,
ठीक है, तो ये 2 चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नागवंशी रूलर्स द्वारा बनाया गया था, ये सब याद रखिएगा। अगला क्या है, इसमें से झारखंड का कौन सा शहर है जिसको टाटा नगर नाम से जाना जाता है? बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा तो यार सब कुछ टॉपिक कर जाएगा जेएसएससी में। तो आंसर क्या है, जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर यानी टाटा नगर, स्टेशन का भी नाम अभी टाटा नगर ही है, तो जमशेदपुर। लिया जीके का कुछ सवाल है, पूछ क्या रहा है, मार्च 2024 में करंट अफेयर का एक सवाल हो गया। गगनयान के क्रू के लिए इसरो एक ऐप बनाया था, एप्लीकेशन बनाया था, उस एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है। तो नाम आप कैसे देखेंगे, देखिए बोल क्या रहा है कि जो क्रू है उसको असिस्ट करने के लिए, यानी कि उनकी सहायता के लिए एक ऐप बनाया गया था। यानी ए से होता है असिस्ट, तो ऐप में असिस्ट होने के लिए फुल फॉर्म में ए होना चाहिए कहीं पे, तो ए खोजिएगा सबसे पहले। और दूसरी बात, असिस्ट का मतलब होता है मदद, हेल्प, सहायता, तो उससे रिलेटेड कोई शब्द खोजिएगा। तो सखी मदद कर सकता है, हाँ कर सकता है। सुगम में भी सरलता होता है। विकसित, इसमें ए नहीं है तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। समर्थ जो है तो ये भी एक तरह से होता है, मदद से ही रिलेटेड है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, तो ज़्यादा एलिमिनेशन यहाँ पे काम नहीं आया, लेकिन ए को हटाने से एक चीज़ हट गया, ठीक है। बाकी इसमें आप या तो गैस ले सकते थे, या तो अगर आपको याद हो, क्योंकि बहुत फेमस रहा है करंट अफेयर का मैगजीन में आपको मिलेगा ही, तो सखी ऐप है। सखी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। बनाया कौन है इसको, तो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसरो का ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहाँ पे डेवलप किया गया है। अगर आपको पता है तो ये बताइए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किस शहर में है, कौन सा सिटी में है, कमेंट कीजिएगा जरा, देखें। अगला भी देखिए करंट अफेयर का ही सवाल है, सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किनको नॉमिनेट किया गया था? तो ये आपके मलयालम के पोएट्री वर्क करते हैं। मलयालम कहाँ का भाषा हुआ, मलयालम हो गया केरल का भाषा, ठीक है, केरल का भाषा है मलयालम। उसमें काम किया है किन्होंने, प्रभा वर्मा ने, तो प्रभा वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। मलयालम में पोएट्री का काम किया है, उस काम का नाम क्या है, तो उसका नाम है रौद्र साथ विकम, ठीक है, ये नाम है, ये नाम भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आ सकता है, ठीक है। और पीरियड जो लिटरेचर का पीरियड है इनका 2013 से 2022 का रहा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने मार्च 2024 में, ठीक है। करंट अफेयर का बढ़िया सवाल दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है करंट अफेयर में, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप करंट अफेयर मैगजीन से एक बार रिफ्रेश जरूर मान लीजिएगा, जिस भी मैगजीन को आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इनका आंसर है। ये नवीन जिंदल कौन हुए, चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर के, ठीक है, JSW के चेयरमैन है नवीन जिंदल, यही प्रेसिडेंट बने इंडियन स्टील एसोसिएशन के भी, ठीक है। साइरस मिस्त्री का यहाँ पर नाम आया, तो ये कौन है, ये पहले मतलब इससे पहले हुआ करते थे, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हुआ करते थे, फॉर्मर हैं। उसके बाद फिर डिस्प्यूट वगैरह हुआ, तो अभी करंट चेयरमैन कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, ये इनका नाम है, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है झारखंड से, इसलिए ये सब पूछ सकता है आपको, ठीक है। और दीपक मेहता कौन है, तो दीपक मेहता, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जो लोग फाइनेंस और शेयर वगैरह में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो दीपक नाइट्राइट नाम का एक कंपनी है, इसी के चेयरपर्सन है दीपक मेहता, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लियो वराडकर ये नाम आया है, इस नाम को ध्यान में रखिएगा। लियो वराडकर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे किस देश के, जिन्होंने मार्च 2024 में रिज़ाइन दिया है, ठीक है। रिज़ाइन का बात हो रहा है भाई, ठीक है, झारखंड में भी बहुत रिज़ाइन का बात हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल तो ये थे आपके आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और करंट आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है साइमन हैरिस, ठीक है, साइमन हैरिस नाम है। आयरलैंड का जो कैपिटल है वो है डबलिन, कैपिटल यानी राजधानी, और करेंसी जो है वो यूरो है। करेंसी कैपिटल का है कि आपका थीम में है, डाला हुआ है, ठीक है, सिलेबस में नाम से मेंशन है, इसलिए कभी भी कोई देश का नाम आएगा तो उसका करेंसी कैपिटल तुरंत रिवाइज कीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 2024 में जो ये मनाया गया था, इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड,
ठीक है, ये था इसका थीम, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे भी सवाल आ सकता है झारखंड में, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत लगाव है किसी भी कमीशन को, इसीलिए ध्यान जरूर रखिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 रिपीटेड सवाल है, 2023 के समय में भी आया था ये वाला सवाल, ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है 2024 में ये किस देश में हुआ था? तो ये जगह था बार्सिलोना और देश था स्पेन, ठीक है। तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ठीक है। भारत के जो राजदूत हैं रशिया में, यानी कि रूस में भारत के नए राजदूत मार्च 2024 में जो बने, उनका नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम है श्री विनय कुमार, ठीक है। श्री विनय कुमार IFS 1992 बैच के ऑफिसर हैं ये, ठीक है। तो अगर आप UPSC क्रैक करते हैं, इसमें आपका बहुत अच्छा रैंक होता है। जनरल में अगर आपका रैंक अंडर 100 में होता है तो आप IFS के सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस का ये होता है। और इससे आप अल्टीमेटली जब आपका एक लंबा करियर हो जाएगा तो किसी बड़े इंपॉर्टेंट देश में आप भारत के राजदूत बन सकते हैं, ठीक है। तो यही सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री विनय कुमार को। रशिया का नाम आया है तो रशिया की राजधानी मॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। और रशिया का जो करेंसी है वो क्या है? रशियन रूबल है, ठीक है। रूबल है करेंसी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये आने का बहुत हाई चांस है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आने का बहुत हाई चांस है। उसके साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स से रिलेट करता है एक R5 करेंसी, ये भी कुछ टाइम में इस पर बातचीत बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो R5 करेंसी यानी पांचों जो ब्रिक्स का देश है वो मिलके एक कंबाइंड करेंसी ला रहा है जो कि डॉलर को चुनौती देना चाहता है। तो ये पांचों जो ब्रिक्स का नेशन है उसका करेंसी आपको याद होना चाहिए। तो भारत देश का करेंसी रुपया है, रुपी है, ये आपको पता है। रूबल जो है अभी बताए रशिया का है। चाइनीज़ युआन जिसको कि रेनमिनबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चाइनीज़ युआन का ही दूसरा नाम है, ये भी R से शुरू होता है। और साउथ अफ्रीकन का रैंड है, ठीक है। और रियाल है ये आपका ब्राज़ील का, ठीक है। तो ये सारे करेंसी R से ही शुरू होता है, इसलिए R5 बोला जाता है। तो R5 अगर हो सकता है आपसे पूछे, या फिर इन पांचों में से किसी देश के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुश देश है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड नाम का देश जो है सबसे खुश है। हमेशा फिनलैंड, स्वीडन उसी टाइप का देश जो होता है इसमें हमेशा टॉप करता है। अभी टॉप 3 रैंकिंग इस बार का क्या है? 1 पे फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है, ये 3 है इस रैंकिंग में। टॉप 3 है, 1 वाला ही याद रखिएगा, बाकी 2 ठो उतना याद नहीं भी रखिए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसे भी दिमाग में उतना ज़्यादा चीज़ नहीं ठूसना चाहिए। इंडिया का रैंक क्या है? 126वां रैंक है, पिछले साल भी इतना ही था, ठीक है। तो बस ये सब फॉर्मेलिटी वाला रैंक होता है। चाइना का रैंक कितना है? 60वां है, 60। नेपाल का 93, पाकिस्तान का 108, म्यांमार का 118, श्रीलंका का 128। चलिए श्रीलंका तो कम से कम भारत से नीचे रखा भाई। बांग्लादेश 129 है और सबसे नीचे में अफ़गानिस्तान है। 143 देश में से सबसे नीचे में बैठता है अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान हम लोग से ज़्यादा खुश है बाय द वे, आटा उटा है नहीं फिर भी खुशी है भाई। खुशी तो खैर क्या बोला जाए, मन में खुश रहा जाता है ना, रहने नहीं रहने से थोड़े होता है। कितना लोग देखिए जॉब है नहीं है, सब तरीक़ा से खुश रहता है, तो यही है। चलिए अच्छा, ये रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ करने वाले एजेंसी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, SDSN। इस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक। अगला क्या है? मार्च 2024 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का मिनिस्टर उस समय कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे लिए उस समय का बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है करंट अफेयर देख रहे हैं। तो अभी करंट में श्री चिराग पासवान ये इस मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बगल के राज्य से भी आते हैं तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी उस समय किरण रिजिजू को ही इसका एक एक्स्ट्रा प्रभार मिला था, ठीक है। अच्छा, कौन सा स्टेट का पुलिस में त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये लॉन्च किया गया था मार्च 2024 में, ठीक है। तो ये जो ऐप है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये ऐप है, पुलिस का ऐप है, ठीक है। क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करता है, पुलिस वाला ऐप है, बस इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ना प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड पुलिस में यही तरह का एक ऐप है, नाम क्या है इसका? शक्ति ऐप है। ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, JSSC का कहीं की आप तैयारी करते हैं। ऐप का नाम है शक्ति, इसमें एक बड़ा सा बटन रहता है, उसमें हेल्प लिखा रहता है जहाँ तक हमको पता है। इसको एक बार बटन दबाएंगे तो फिर आपको पुलिस का सहायता दिया जाता है। वैसा क्लेम तो करता है ऐप वाला, रांची में जाइएगा तो थोड़ा सा चोंगा वोंगा लगा के भाषण भी देते रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ गया तो भाई पुलिस कितना मददगार होता है आपको भी, हमको भी, सबको पता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? उस्ताद
विलायत खान, इनके बारे में पूछ रहा है। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उस्ताद विलायत खान जो है वो सितार से एसोसिएटेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये बोला जाता है, यानी अंतिम ऋणदाता, इनमें से किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई जैसे ही आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इनका नाम याद आना चाहिए, सबसे पहले गवर्नर। उसके बाद पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख का भी नाम आना चाहिए। ठीक है, ये नाम याद आना चाहिए। हेडक्वार्टर पहला याद आना चाहिए कोलकाता में, फिर वहाँ से शिफ्ट करके मुंबई ले आया गया। ये सारा चीज़ आरबीआई का पूरा कहानी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से कुछ ना कुछ माल आपसे आएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आरबीआई को बढ़िया से देख कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन बीच में घुसाया हुआ है, हालांकि जीएस का ही क्वेश्चन है। इसमें से कौन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक यानी कि ग्रुप 13 से शुरू होने वाला जो है, 13 से इधर जाता है। तो इसमें से आप देखेंगे बोरोन, डायरेक्ट ग्रुप 13 का पहला मेंबर मिल गया आपको, बोरोन। तो बोरोन जो है पी ब्लॉक का है। बाकी जितना नीचे है सारा का सारा एस ब्लॉक वाला है। ठीक है, सारा ग्रुप 1 का मेंबर है, लिथियम, सोडियम, फ्रांसियम, ये सारा ग्रुप 1 का है। और यहाँ पे इसीलिए ये एस ब्लॉक वाला है ये तीनों, और ये है पी ब्लॉक वाला बोरोन। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के देखना बाबू, बीच में कोई बोला तो फिर सुना देंगे कि क्वालिटी ख़राब है, ये है वो है। 480p में देखना पड़ेगा, मजबूरी है। उधर से ही प्रिंट क्वालिटी ख़राब है, जेएसएससी की तरफ से, सप्लाई साइड से प्रॉब्लम है, हमारे साइड से नहीं है। अच्छा, अगला क्या पूछ रहा है, महाबलीपुरम के शोर टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी तट मंदिर है महाबलीपुरम में। बेसिकली क्या है, महाबलीपुरम में जो तट है, समुद्री तट है, उसके उसी से आसपास में कुछ मंदिर हैं। उन मंदिरों के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सी शताब्दी में बने थे। ठीक है, किस शताब्दी में बने थे ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो यही पूछ रहा है। तो ऐसे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा से अगर आप वेरीफाई करेंगे तो 700 समथिंग एडी में ये बना था। तो 700 में बन रहा है, यानी कि शताब्दी कौन सा हो गया? 8वां हो गया ना। तो वही होता है कि थोड़ा सा आईक्यू कम था शायद क्वेश्चन सेट करने वाले का। तो इसका आंसर 7वीं नहीं 8वीं होगा। ठीक है, 8वीं सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था इसको। बे ऑफ बंगाल के बगल में मिलेगा आपको। और मेनली इसमें भगवान शिव की पूजा होती है इन मंदिरों में। ठीक है, हालांकि अभी ये एक्टिव स्टेट में तो नहीं है, लेकिन जब एक्टिव थे तब भगवान शिव की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, लग रहा है कोई साउथ इंडिया का एग्ज़ाम एजेंसी था इसके समय में। अगला क्या है, दांडी मार्च जो है कब ऑर्गेनाइज़ किया गया था? किस वर्ष में दांडी मार्च ऑर्गेनाइज़ किया गया था? ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था उसी के स्टार्टिंग के टाइम में हुआ था दांडी मार्च, यानी कि सॉल्ट मार्च। ठीक है, नमक मार्च भी इसको कहते हैं। ठीक है, दांडी इसलिए क्योंकि दांडी में जाकर गांधी जी नमक बनाए थे। उस समय नमक आप खुद से नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है, 1930 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन बात हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आम जिंदगी। ठीक है, आम जिंदगी ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। हम आपको थोड़ा मेंटोस जिंदगी यानी कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताते हैं। ये मार्च चला था कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चला था। ठीक है, और मार्च चला था इसलिए मार्च के महीने में ही हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ये इसका पूरा टाइम है। पूरा याद रखिएगा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। साबरमती आश्रम, ठीक है, गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चला था। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, गांधी जी के अलावा टोटल 78 वॉलेंटियर हैं। तो इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछेगा कि टोटल कितना वॉलेंटियर है, तो मारना है 78। लेकिन कभी पूछेगा टोटल कितना आदमी मेंबर थे, तो मेंबर पूछेगा तो 78 में एगो गांधी जी भी थे भाई, तो 79 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख करके पढ़िएगा, थोड़ा एग्जामिनर कन्फ्यूज़ भी कर सकता है आपको। अगला क्या है, नहीं ये वाला क्वेश्चन देख के हमको लग गया कि नहीं साउथ का नहीं हो सकता एजेंसी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। तो हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा भारत की राज्य भाषा है? ठीक है, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है तो वो हिंदी को बोला गया है देवनागरी लिपि में। ठीक है, लिपि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये आपको किस में मिलेगा? आर्टिकल 343 में मिलेगा। ठीक है, 343 इस आर्टिकल में बात होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। एक और आपको ध्यान रखना है, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो कुछ डीपीएसपी का आर्टिकल के बाहर भी आर्टिकल है जो डीपीएसपी में ही गिना जाता है। उसमें से एक डायरेक्टिव है आर्टिकल 351 351, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या है कि जो भारत में केंद्र की सरकार है, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसका ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो प्रमोट करे हिंदी भाषा को, उसका स्प्रेड को बढ़ाए और उसके डेवलपमेंट को
काम करे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इसलिए आप बैंक वगैरह में देखे होंगे कि हिंदी के लिए एक राजभाषा अधिकारी आपको मिलेगा और हिंदी का प्रमोशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयासरत हमेशा रहता है। ठीक है, अगला क्या है, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इस किताब को लिखने वाले लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो इस किताब को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, वामन सुभा प्रभु। ठीक है, ये इनका नाम है वामन सुभा प्रभु, ये इनका नाम है, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ में आप एक ध्यान रखेंगे, रामचंद्र गुहा का जो एक बुक है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्या नाम है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट खेल वाला जो क्रिकेट है, ये रामचंद्र गुहा का बुक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है जीएसएससी में बार बार, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके साथ में मनोहर पारिकर जी के बारे में थोड़ी बातें जानिए। 1955 में इनका जन्म होता है, 2019 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे तो गोवा के बहुत बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं रिपीटेडली, लेकिन इनका सबसे बड़ा देश के लिए जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक है वो ये रहा कि जब ये डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं भारत देश के, तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। आज आप लोग देखेंगे मेक इन इंडिया डिफेंस के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि भारत देश का जो पहले हम लोग डिफेंस का इंपोर्टर हुआ करते थे, यानी हम लोग आयात करते थे, अभी भी इंपोर्टर ही है, बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। बट भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत हाई हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है और बहुत सारा चीज़ डिफेंस से रिलेटेड हम लोग अपने देश में बनाने लगे। इसका जो सारा नींव रखा था ये इन्होंने ही रखा था। ठीक है, तो भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट बहुत बूस्ट हुआ है, ये सब इन्हीं का देन है। तो मतलब इनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो मनोहर पर्रिकर के बारे में आप ये जानिएगा। एस.वाई. कुरैशी का एक बुक है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस किताब का नाम क्या है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, द पॉपुलेशन मिथ, बस इतना याद रखिएगा। एस.वाई. कुरैशी याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मेंशन है तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए ये नाम। अगला बहुत ही हलवा टाइप का सवाल है, इसमें से कौन सबसे छोटा ओशन है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, इसको हटा देना है। आर्कटिक ओशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो है सबसे बड़ा, सबसे छोटा महासागर है, यही आपसे पूछा जा रहा था। आर्कटिक ओशन जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, पोलर रीजन में मिलेगा। पोलर रीजन में आर्कटिक के पास आर्कटिक कंट्रीज है, टोटल 8 देश हैं जो आर्कटिक सर्कल में आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी आर्कटिक ओशन से डायरेक्ट मिलते हैं। इनका नाम क्या है, नाम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनाडा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड असल में कौन ओन करता है, डेनमार्क। तो कनाडा उसके साथ ग्रीनलैंड देगा तो वो भी आपको मार देना है, डेनमार्क देगा तो वो भी मार देना है। ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट भी है, यानी कि अमेरिका का बात हो रहा है। ठीक है, ये अलास्का से जुड़ता है, अलास्का के थ्रू ये आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। ठीक, अगला क्या है भाई, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, कब मिला था, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला था किस वर्ष मिला था, तो 1998 में मिला था। ठीक है, और इनका एक बहुत फेमस किताब है, नाम क्या है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये इनका किताब है, बहुत फेमस है। बाकी और भी बहुत सारा इनका फेमस किताब है। तो ये नाम जो है बार बार आता है, आपको जेएसएससी में देखने के लिए मिलेगा। तो इनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में और इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, सिटी ऑफ विक्टरी, यानी कि विजय का शहर किसको बोला जाता है, तो जिसके नाम में विजय हो वही विजयनगर को विजय का शहर बोला जाता है। तो विजयनगर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, ये आपको याद आना चाहिए। आपको और क्या याद आना चाहिए, आपको तुंगभद्रा, ये नदी का नाम याद आना चाहिए क्योंकि इसी के किनारे में ये साम्राज्य बना था। ठीक है, इनके हरिहर और बुक्का के जो गुरु के नाम था उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विद्यारण्य। ठीक है, ये इनके गुरु का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और जो है 4 डायनेस्टी का आप लोग नाम याद करते होंगे, वो सारा चीज़ तो है ही, उस सबको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला यहाँ से साइंस शुरू होता है। ठीक है, साइंस भी बहुत लोग का वीक सेक्शन है, तो इसको गौर से फरमाते हुए देखेंगे। सीलिंग फैन जो है, ठीक है, छत पे जो आपका मतलब ऊपर में टंगा हुआ है पंखा, जो अभी हम नहीं चला रहे वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में पसीना में डूब रहे हैं, वही जो पंखवा है वो पंखवा जब घुमाते हैं चलाते हैं, ठीक है, तो किस तरह का मोशन दिखाता है वो पंखवा, तो पंखवा क्या रेक्टिलिनियर यानी सीधा रेखा में चलता है, नहीं भाई सीधा रेखा में चलेगा तो चलिए जाएगा, हमरे से दूर हो जाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, एक सीधा रेखा में चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, किधरों चल सकता है, बस एक लाइन में चल रहा है, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे चींटी लोग ऐसे ऐसे चलता है ना, लाइन में लाइन सीधे सीधे लाइन लगा के चलता है, ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन जो गोला गोला घूमता है, तो हाँ पंखवा गोला गोला घूमता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये सही है। ट्रांसलेशनल गति या ट्रांसलेशनल मोशन, ये क्या होता है, तो
जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका सारा जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट ये यूनिफॉर्मली जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है एक सेंट्रल पॉइंट से। जैसे कि एक पेंडुलम है, इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ऐसे ऑक्सीलेट करते रहेगा आगे पीछे, जिसको कि टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो वाला मोशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन था, थोड़ा रिविजन करवा दिए। अगला क्या है? इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। एक सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है, ठीक है। विद्युत सेल का क्या काम होता है? तो विद्युत सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि क्या प्रोवाइड करता है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत कॉमन हलवा बचपना वाला सवाल था, ठीक है। अगला क्या है? अगर दो चुंबक है, दोनों का एक तरह का पोल सामने सामने आ जाए तो क्या होगा? यानी नॉर्थ नॉर्थ आगे आगे हो जाए या फिर साउथ साउथ आगे आगे हो जाए तो क्या होगा? एक दूसरे को ढकेल देगा, रिपेल कर देगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी कॉमन बचकाना टाइप का सवाल हो गया। अगला सवाल क्या है? प्लेन मिरर जो होता है वो किस तरह का इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर इस टाइप का होता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा? सेम इसी साइज का बनेगा, लेकिन पीछे बनेगा। पीछे का मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा यानी एकदम खड़ा सीधा। तो सीधा और आभासी, हिंदी में जिसको बोलेंगे सीधा और आभासी, यानी इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है? तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1, यानी जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का इमेज दिखेगा। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? पानी जो है नीचे बहने लगता है जब एक हम नल खोलते हैं, ठीक है, या फिर नदी में भी आगे आगे बढ़ता है। तो ये किसके वजह से बढ़ता है? किस बल के कारण बढ़ता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत कॉमन बचकाना कॉमन सेंस वाला सवाल है। विटामिन सी का इसमें से शरीर में कौन सा काम होता है? तो भाई क्या हड्डी के डेवलपमेंट में इसका काम होता है? नहीं। ये काम किसका होता है? प्रोटीन बोल रहे हैं यार, गर्मी से दिमाग भरना गया। कैल्शियम होता है इसका काम, ठीक है। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कौन मददगार साबित होता है? आप लोग रट रखे हैं, विटामिन डी होगा, ना कि विटामिन सी, ठीक है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो हाँ विटामिन सी का ये काम रहता है, ठीक है। तो विटामिन सी यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सोर्स क्या होता है? विटामिन सी का सोर्स सबसे अच्छा सोर्स में आता है एक आंवला हो गया, या फिर कोई भी सिट्रस, ठीक है, रसदार फल जो है, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि नींबू हो गया आपका, लेमन इसका बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। कच्चा आम में भी आपको मिल जाएगा। तो ये विटामिन सी के सोर्सेस है, ठीक है। अगला क्या है? अडेप्टेशन का इसमें से कौन डेफिनेशन है? अडेप्टेशन के बारे में पूछ रहा है। अडेप्टेशन या अडेप्ट करते हैं हम किसी चीज़ में, ठीक है। तो मान लीजिए माहौल में, जैसे अभी मेरा गर्मी बढ़ रहा है, मेरे रूम में भी गर्मी बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे करके हाथ से ऐसे हवा कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हवा कर रहे हैं। यानी हम इस रूम के हिसाब से तुरंत अपने आप में अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस ला रहे हैं। इस बिहेवियरल चेंजेस को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस को देखकर जब जंतु अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस को लाता है, इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। तो अडेप्टेशन का डेफिनेशन, ये तो माइग्रेशन हो गया, इसको काटिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जूम मार दिया जाए क्या? ज़्यादा ही जूम हो गया। अरे भाई रुक जा भाई, रुक जा। हाँ देखिए, अडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स दैट इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। तो ये आपका अडेप्टेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाउ डू पैरासिटिक प्लांट्स लाइक ककस्टा ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। ककस्टा या कुकुस्टा, कुकुस्टा जो है ये एक पौधा होता है, ये कैसा है? पैरासाइटिक पौधा है। पैरासाइट क्या होता है? यानी जिस जीव पर रहता है उसी को खाने लगता है, उसी को चूसने लगता है, ठीक है। जैसे मानव के शरीर में आपको क्या मिलेगा? सर में जो ढील होता है उसका बात हो रहा है, तो उसी टाइप का जैसे प्लांट में होता है, तो वो क्या होता है? कुकुस्टा का बात हो रहा है। तो ये क्या है? दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिस प्लांट पे रहेगा उसी को खींच के उसी से खाने लगता है। तो ये आंसर, ये भी साइंस का इस बार थोड़ा सा लेवल डाउन लगा। अगला क्या है? क्या डिफरेंस है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में? एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोटॉन में भाई +1 का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में 0 का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 का चार्ज होता है। कुछ नहीं, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव
निगेटिव चार्ज। बहुत ही छोटा बचकाना टाइप का सवाल था, कोई बहुत खतरनाक नहीं। इसमें क्या है, व्हाट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग एक एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन है और एक तो हीलियम है, दोनों में क्या अंतर है भाई? तो आप बोलेंगे नाम अलग है और क्या। बोलेंगे अरे बेवकूफ़ आदमी के केमिस्ट्री के हिसाब से क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो केमिस्ट्री इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो बोलता है भाई इसका एटॉमिक नंबर अलग है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 2। और काहे है भाई एटॉमिक नंबर 1? एटॉमिक नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। हालांकि इसके पास, चलिए छोड़िए वो सब नहीं जाएंगे, एक प्रोटॉन इसके पास है, इसके पास कितना है, 2 ठो है, ठीक है। इसके पास 2 ठो है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कहाँ गया जी? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ये किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग बनाता है कि प्रोटॉन आपके पास कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चलायमान है। हीलियम के पास 2 ठो प्रोटॉन होगा और यहाँ पर 2 ठो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है बेटी, ये चले जा भी सकती है, आ भी सकती है, ठीक है। इसको विदा भी कर दिया जाता है, लेकिन ई है बेटवा, ई रहेगा आपके न्यूट्रॉन में, आपके घर में रहेगा, ठीक है। इधर उधर नहीं जाता है, आप ही के पास रहेगा। तो ये है आपका मेन, ठीक है। लड़के लोग नाराज मत हो जाइएगा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। अगला क्या है, क्रिस्टल्स का क्या डेफिनेशन होता है। बेसिकली यही है कि दूसरे सॉलिड से क्रिस्टल कैसे अलग होता है। तो दूसरे सॉलिड से क्रिस्टल इसलिए अलग होता है क्योंकि इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्यूबॉइडल अरेंजमेंट होगा तो कैसा होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो उसका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, इसीलिए वो दूसरे सॉलिड से अलग होता है। तो क्रिस्टल का ये डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं धंसा तो कोई दिक्कत का बात नहीं, सब 11th-12th का है, इसलिए ज़्यादा आपके काम का नहीं है। JSSC CGL में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कम चांस है, नहीं आएगा ही तो हम नहीं बोलेंगे भाई। थोड़ा और निकालें, जूम फटने लगा ना, यही प्रॉब्लम होता है। अगला क्या है, कंपाउंड जो है वो मिक्सचर से कैसे अलग होता है। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का अंतर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। थोड़ा सा बस क्वालिटी बढ़ा के देखना भाई, इससे ज़्यादा जूम करेंगे तो बहुत फट जाएगा। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड जैसे कि आपका मिक्सचर तो क्या है, अलग अलग चीज़ का मिश्रण है, जैसे कि नमक और चीनी को मिला दिए, वो हो गया आपका मिक्सचर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स दैट आर नॉट बॉन्डेड, ठीक है। तो ये अलग अलग मटेरियल है जिसमें किसी तरह का केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा चीज़ को जैसे कि हम लोहा के साथ प्लास्टिक मिला दिए तो दोनों में कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगा, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम सोडियम लिए, यहाँ क्लोरीन लिए, दोनों को आसपास रख दिए तो दोनों पक्का एक दूसरे से जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अगला क्या है, एटम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे स्टेबल होता है जब वो पूरी तरह से फुल हो जाता है, भर जाता है। तो ये आप लोग नॉर्मल क्या है आपका, आप लोग पढ़े ही होंगे इसको, ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन का होता है, आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये पूरी तरह से भर जाएगा, हालांकि ये ऑक्टेट रूल का एक्सटेंशन है, जब आप 11th-12th में जाइएगा तो इसको एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, इसको आप रट सकते हैं कि आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भरता है तो एटम सबसे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहरी आवरण है वो फुल हो जाना चाहिए, ठीक है। बायो का क्वेश्चन आ रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, लिक्विड होता है सेल के अंदर का फ्लूइड, जिसके अंदर सारा चीज़, सारा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका सारे ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, यही पूछ रहा है। तो सारे ऑर्गेनेल का क्या काम है, सेल को जिंदा रखना, सेल को चलाते रखना। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है। चलिए अगला क्या है, स्टेट ऑफ मैटर से सवाल आ रहा है, रिपीटेड सवाल है, लैब असिस्टेंट से लेकर के आपका प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में ये वाला आ चुका है, ठीक है। हालांकि कोई बहुत तोप सवाल नहीं है। पदार्थ की किस अवस्था में, यानी कि इनकी कौन से स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल जो है वो बहुत आसपास में होता है, क्लोज होता है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत कम होता है, यानी कि आपस में रहेगा चिपका, और मूव करने का भी ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। तो ये क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें से कौन एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर यानी कि उसमें केवल वही है, ये है, मान लो एक्स है तो खाली एक्स है, कोई वाई नहीं है किसी भी तरह से, ना इससे जुड़ा हो, बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो पता नहीं, लेकिन एक्स ही होना चाहिए, एक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सैलाइन वाटर में आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको पानी भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, तो ये एक मिश्रण है, ये नहीं होगा। एयर में बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है, ये भी नहीं होगा। गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ सोना होगा, यानी गोल्ड का एक ब्लॉक है, एक ईटा ले लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें सोना रहेगा, ठीक है, बशर्ते मिलावट ना कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सोना मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइस में क्या है, आइस भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आइस का जब आप फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें
बीच में क्या है, एयर का पॉकेट्स भी बना हुआ होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो ठो बल लग रहा है, एक ही तरफ लग रहा है, दोनों बल मान लीजिए इधरे लग रहा है, ये हुआ F1, ये रहा F2, यानी मान लीजिए यहाँ पर मोदी जी हैं और यहाँ पे योगी जी हैं, दोनों एक के काम कर रहे हैं, जिसको उन लोग क्या बोलते हैं, डबल इंजन करते रहते हैं। डबल इंजन का क्या मतलब हुआ कि दो बल एक ही तरफ जा रहा है, एक ही काम को कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा ये F1 प्लस F2 दोनों बराबर करके इसी डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स, ठीक है। नेट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, नहीं भाई, नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्स, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यही पूछ रहा था। अगला क्या है, विच component of the environment consist of oceans, ठीक है, containing about 97% of the earth's water supply। तो ओशन आपको कहाँ मिलेगा, ओशन आपको हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल में मिलेगा। जल मंडल में ओशन यानी कि पानी, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल में ज़मीन, बायोस्फेयर में आपको मिलेंगे जीव जंतु, एटमॉस्फेयर में वातावरण में आपको गैसेस मिलेंगे, ठीक है, गैसेस मिलेंगे। तो ये इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे, ये 1 गोला 2 गोला ये 3 गोला, ठीक है। ये है आपका हाइड्रोस्फेयर, ये है लिथोस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर। तीनों जिस एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है, इस जगह पर जीवन एग्जिस्ट करता है और इसी जगह को बोलते हैं हम लोग बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, बायो डाइवर्सिटी मिलेगा, यानी कि अलग अलग जब जीव जंतु एग्जिस्ट करने लगेंगे, जितना ज़्यादा जीव जंतु अलग अलग तरह का, उतना तरह आपको बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सबसे हाई कहाँ पर मिलेगा, तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में जो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक वाला जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटर वाला एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, यानी कि जहाँ पर सनलाइट बढ़िया है, दुरुस्त सनलाइट है और दुरुस्त रेनफॉल है, यानी कि अच्छा बारिश होता है, अच्छा धूप पड़ता है, वहाँ पर खूब बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसका कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन उसका हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगला क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, यानी कि वन संसाधनों से इसमें से कौन सा इकोनॉमिक आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है। तो क्या आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है भाई, जंगल रखेंगे तो क्या इन्वायरमेंट क्वालिटी घट जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, हाँ जी, लकड़ी मिलेगा, तेंदू पत्ता मिलेगा, बहुत तरह का चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये इसका इकोनॉमिक यूज़ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें से कौन सा एक तरीका है जिससे जंगल जो है सॉइल कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन में जंगल का क्या रोल है भाई, देखें ज़रा। विंड इरोजन बढ़ता है, नहीं जी। लैंडस्लाइड बढ़ता है, नहीं जी। हिल स्लोप स्टेबिलाइज होता है, हाँ इस तरह से हिल होता है, यानी पहाड़ी है, यहाँ पर अगर खूब सारा पेड़ रहेगा तो इसको थोड़ा सा पकड़ के रखता है, यानी ऊपर से बहेगा नहीं, मिट्टी नीचे आने का संभावना कम हो जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से है मैथ रीजनिंग, ये ऑलरेडी सर करवाए हैं, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बस कंप्यूटर का सवाल बचा हुआ है, देखते देखते जाइएगा, ठीक है। गर्मी हमको तो लग रहा है, मन कर रहा है जल्दी वीडियो एंड कर दे, लेकिन भाई जरूर। और हाँ, पीडीएफ के लिए जो लोग का भूख है, बार बार पूछते हैं, हम शुरू में ही बताते हैं, इंट्रो नहीं स्किप किया कीजिए भाई। आपको ई बुक सेक्शन एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइएगा, ई बुक सेक्शन में अपलोडेड रहता है, वहाँ से जाकर पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़, सब कुछ वहीं है। कोई भी डाउट है, कुछ भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह या कोर्सेज वगैरह के बारे में पूछना है, 8987921161 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। कंप्यूटर का पहला सवाल क्या है भाई, मैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैन MAN, ठीक है। MAN का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह लैन हो गया, वैन हो गया, ये सब भी आपको जानना है, ये सब तो कॉमन है, आपको पता ही होगा। एक कैन होता है, CAN, ठीक है। ये हो गया क्या, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक कैंपस में लगा हुआ नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है। एक फुल फॉर्म है, बहुत कॉमन है, ज़्यादा कुछ उसमें टफ नहीं था। अगला है थोड़ा सा अलग है, फुल फॉर्म पूछ रहा है स्लिप का, SLIP, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, IP में आप ध्यान देंगे कि एक सीरियल कनेक्शंस के ऊपर पैकेट के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। पैकेट्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जब भी कंप्यूटर पढ़े होंगे। तो इसी में पैकेट्स के थ्रू जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, किस कनेक्शन में, सीरियल कनेक्शन में, ध्यान रखेंगे सीरियल कनेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं स्लिप, ठीक है। तो सीरियल कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब एक, मान लीजिए वायर से एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है वायर से, और सीक्वेंशियली डाटा जा रहा है एक बिट बाय एक बिट, यानी एक बार में एक ही बिट जा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीरियल कनेक्शन, ठीक है। अगला क्या है,
कंट्रोल पैनल का क्या काम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का क्या काम है? तो कंट्रोल पैनल से हम इंटरनेट नहीं खोलते हैं भाई, ये तो ब्राउज़र का काम है। कंट्रोल पैनल से क्या करते हैं कि सिस्टम का जो भी सेटिंग है, ब्राइटनेस वगैरह हो गया, वो सब हम लोग मैनेज करते हैं। और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी हम लोग यहीं से मैनेज करते हैं कि माउस जो है हम क्लिक कर रहे हैं तो कितना जल्दी होना चाहिए, किस तरह से स्क्रोलिंग होना चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ यहीं से कंट्रोल पैनल से जा करके मैनेज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसमें से कौन सा एक वैलिड फाइल एक्सटेंशन नहीं है? एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल का सबसे कॉमन क्या है? XLSX, जिसका मतलब क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट, ये इसका एक्चुअल ऑफिशियल नेम है XLSX का, XLSX। ठीक है, डॉकएक्स, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डॉकएक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन XML डॉक्यूमेंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ना कि एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है। XLSM क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड। ठीक है, एम का मतलब क्या हुआ? मैक्रो इनेबल्ड स्प्रेडशीट हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, CSV भी एक्सेप्ट कर लेता है, CSV फाइल को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। CSV बहुत कॉमन है, बहुत बार इससे सवाल आया, तो CSV का फुल फॉर्म क्या हुआ? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो गया डॉकएक्स। बाकी ये तीनों जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि आप जब रीअरेंज और स्लाइड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यानी रीअरेंज ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कौन से व्यू में खोलिएगा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में खोला जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स, इसको याद रखेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस की तरह स्कैनर का क्या पर्पस होता है? स्कैनर वही वाला होता है जिसमें फोटो लगाते हैं तो यहाँ पे स्कैन होकर कंप्यूटर में आ जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। आजकल तो ये सारा काम मोबाइल से ही लोग कर रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वालिटी से करना तो स्कैनर से आपको स्कैन मारना पड़ता था, फिर आपको स्क्रीन पे दिखता था। तो इसमें काम क्या होता है? प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज़ नहीं, ये सब प्रिंटर का काम होता है भाई। इनपुट किया जाता है टेक्स्ट को, इमेजेस को कंप्यूटर सिस्टम में, ये काम होता है स्कैनर का। स्कैन किया और कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो गया। ठीक है, स्कैनर क्या होता है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये आपको क्वेश्चन बता ही दिया है। चलिए अगला क्या है, इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें डिस्प्लेइंग डिजिटल कंटेंट इन लार्ज फॉर्मेट? ठीक है, लार्ज फॉर्मेट में डिजिटल कंटेंट को दिखाया जाता है ताकि पब्लिकली उसको अच्छे से देखा जा सके। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है भाई? लाइट पेन तो इनपुट डिवाइस है, इसको ऐसे ही काटिए। प्रोजेक्टर, हाँ यही सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर से आप बड़ा स्क्रीन पे चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में मूवी थिएटर वगैरह में इसको यूज़ किया जाता था, आज भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो प्रोजेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है लेकिन इसका काम ये नहीं है। कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें से किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए? जैसे कौन सा काम हो गया? वर्ड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये सारा काम आप किस में करेंगे? आप MS ऑफिस जैसे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट आपसे फंक्शन दे करके पूछ रहा था और कुछ नहीं था। अगला क्या है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है? ये क्लासिक डेफिनेशन किसका दिया जा रहा है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मोडेम का डेफिनेशन आपको दिया जा रहा है, तो ये काम मॉडेम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, SRAM। कंप्यूटर मेमोरी में SRAM का मतलब क्या होता है? तो SRAM का मतलब हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये SRAM का फुल फॉर्म हो गया। इसी तरह से एक DRAM होता है, DRAM क्या हुआ? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर आपको एक ठो चार्ट दिए हैं। ठीक है, एक ठो टेबल दिए हैं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा, ये टेबल का स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से एक सवाल आने का बहुत हाई संभावना है। ठीक है, तो इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपका वीडियो होता है एंड। ठीक है, एग्ज़ाम आ गया है भाई, अब अगर कोई मतलब इसमें संशय में बैठा हुआ है कि होगा नहीं होगा, तैयारी करे कि नहीं करे, तब अपने साथ मजाक कर रहे हैं तो मजाक ना करें, ना अपने साथ ना अपने करियर के साथ। जो भी सही लगता है, जिसको सेंट्रल SSC अच्छा लगता है सेंट्रल SSC में जाएं, जिसको अपना झारखंड अच्छा लगता है झारखंड में जाएं, लेकिन तैयारी बहुत अच्छा तरीका से करिए, अपनी तैयारी को अपग्रेड कीजिए, किसी भी तरह का कमी ना छोड़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, कमी ना छोड़ें। ठीक, बाकी अगर किसी तरह का डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
ठीक है। इसका मैथ्स वाला सॉल्यूशन ऑलरेडी करवाया हुआ, अभी जो प्लेलिस्ट आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारा PYQ होगा, उसको ज़रूर देख करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो आपका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश और आपको ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।